अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रजलान हसन गाजी नाम है मेरा। सेशन को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले मुझे काइंडली कंफर्म कर दें जो लोग ऑनलाइन पे मौजूद हैं, इफ ऑल ऑफ यू कैन सी अस प्रॉपर्ली, इफ यू कैन हियर अस प्रॉपर्ली और नॉट। चैट बॉक्स पे जल्दी से मुझे कंफर्म करें। चले जी, एक्सीलेंट। सो मेजॉरिटी ऑफ यू कैन हेयर मी प्रॉपर्ली, कैन सी अस प्रॉपर्ली। सेशन ऑन MSA 1 के मुतालिक अगर हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन करने से पहले अगर हम लोग ये बात करें कि MSA 1 आखिर है क्या, सो व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट MSA 1? आपसे स्टार्ट करते हैं। FR प्लस ऑडिट, FR प्लस ऑडिट। What are the primary questions which come into your mind जब मैं कहता हूं MSA 1? It can be any type of question. Online student participate करेंगे हम लोग। MSA 1 जब हम लोग कहते हैं तो आपके जहन में क्या चीज आती है? केस स्टडी। और इसके अलावा मेहर कह रहे हैं केस स्टडीज के अलावा और क्या जहन में आता है हमारे? I want all of you to come up with 2 or 3 different type of analogies, terminologies, ताकि हम लोग अपनी डिस्कशन को उसके ऊपर बिल्डअप कर सकें। Something with related to FR and audit, सेम बात। इसके अलावा एनालिसिस, वेरी नाइस। और टाइम मैनेजमेंट, एक्सेलेंट। एनी अदर थॉट्स? और कुछ? ड्राफ्टिंग, वेरी नाइस। और अच्छा, मुझे ये बताओ कि एज पर ऑल ऑफ यू व्हाट इज द रीजन कि आईक्यू ने ये पेपर इंट्रोड्यूस करवाया, या हम लोग कहे व्हाट वाज द नीड? What was the need of this particular paper? ICAW करवाता था, ICAP ने कहा चलो कॉपी कर लेते हैं, ऐसा। ICAEW करवाता था तो ICAP ने कहा कि यार चलो हम भी करवा लेते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपके जहन में क्या आता है? क्या वजह हो सकती है कि ICAP ने ये पेपर इंट्रोड्यूस करवाया? और देयर शुड बी ए सेंस बिहाइंड इट, एन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट। पढ़े लिखे लोग बैठे हुए। एनहांसिंग स्किल्स, एनहांसिंग स्किल्स, वेरी राइट। और कुछ? एप्लीकेशन ऑफ, वेरी नाइस। और कुछ आपके जहन में आता हो? थॉट प्रोसेस को मल्टी डायमेंशनल करना, मल्टी डायमेंशनल थॉट प्रोसेस। एक और सवाल आप लोगों से। आपके सीनियर्स ने MSA 1 का पर्चा ऑब्वियसली दिया हुआ होगा ना, और उन्होंने पास हो किया होगा या फेल हुआ होगा उनका पेपर रिसेंट अटेम्प्ट में। व्हाट वर देयर व्यूज अबाउट द पेपर? व्यूज अबाउट द पेपर, या फिर हम लोग कहें कि व्हाट आर द की चैलेंजेस? व्हाट आर द की चैलेंजेस when it comes to MSA 1?
टाइम मैनेजमेंट, सबसे पहला इशू टाइम मैनेजमेंट। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपके सीनियर्स ने आपको क्या बताया? व्हाट इज द की चैलेंज व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर पेपर? Identifying issues and relevant risks. Identifying issues and risks. इसके अलावा insufficient practice. अब एक आखिरी सवाल, बहुत सवाल कर लिए ना, सब लोग ये सोच रहे होंगे सर हम तो ये सोच के आए थे कि यू विल बी टॉकिंग और हम बैठ के खामोशी से सुन रहे होंगे आपको, लेकिन आप तो हमसे ही बातें पूछे जा रहे हैं। आखिरी सवाल आप लोगों से, फिर आपकी जहमत तमाम। मुझे ये बताएं, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? ऑब्वियसली आपकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी ना फ्रॉम दिस कोर्स। पेपर स्पेसिफिक, अभी तो एक शॉर्ट टर्म योगा कि पेपर पास करना है, सही है, स्टार्ट में ही कर देता हूं क्योंकि मुझे पता ही आना है ना, पेपर पास करना है। अब ये पेपर पास करने के लिए व्हाट शुड वी डू? कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी ना कि सर आप हमें ये करवा दें, वी बिलीव कि हमारा पेपर जो है पास हो जाएगा। ड्राफ्टिंग टेक्निक्स सब आप हमें बता दें, एक्सीलेंट। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तुम्हारे जहन में और कोई बात आती हो तो बताओ। ओके, वेरी नाइस सर। आप वो जो मल्टी डायमेंशनल थॉट प्रोसेस है ना, वो डेवलप करवा दें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट, रिवीजन ऑफ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स, सर आप हमें रिवाइज करवा दें क्योंकि हम भूल चुके। रिवीजन ऑफ आईजाज एंड IFRS। इसके अलावा बी वेरी फ्रैंक, जो भी चीज जहन में आती है वो भी बता दें। इसके अलावा और कुछ जहन में आता है? प्रैक्टिस ना करवाएं? करवाए ना प्रैक्टिस, सर प्रैक्टिस तो करवाए ना। प्रैक्टिस करवा दें सर। सर टाइम मैनेजमेंट के हवाले से थोड़ा बता दें कि टाइम आखिर किस तरह से मैनेज करेंगे, प्लस पेपर स्पेसिफिक टेक्निक्स, इस पे सर आप थोड़ा हमें गाइड कर दें। किसी की और कोई ख्वाहिश है इस कोर्स से तो मुझे अभी बता दे। इज दैट ऑल? अब आए वन बाय वन हर एरिया को पिक करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। देखो, इफ वी टॉक अबाउट, सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को एड्रेस करूं कि व्हाट वाज द नीड ऑफ MSA1, जिस तरह से ग्लोबल लैंडस्केप चेंज हो रहा है, ICAW ने सबसे पहले ये बात सोची कि देयर विल बी अ टाइम कि ट्रेडिशनल अकाउंटिंग रोल्स जो हैं वो एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएंगे, एंड दैट वुड लीड टू लिमिटेशंस इन टर्म्स ऑफ जॉब, मीनिंग दैट कि हमारे पास नंबर ऑफ रिसोर्सेज बहुत बढ़ जाएंगी और हमारे पास जॉब्स जो हैं वो कम हो जाएंगी। अकॉर्डिंगली हमारा प्रोफेशन जो अकाउंटेंसी प्रोफेशन है, वो जो भी प्राइड लेता है इन सेइंग कि हमारा 100% एम्प्लॉयमेंट रेशो है, व्हाट वुड हैपन इज that would no longer be the case। एक चीज ये। दूसरा, ICAW ने ये कहा कि देखें आजकल जो है वो एक बज़वर्ड चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप का और स्टार्टअप्स का, एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे जो करिकुलम्स हैं वो प्योरली एकेडमिक पर्सपेक्टिव से डिजाइन किए गए हैं, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप का स्पिरिट मौजूद नहीं है। So at first ICAW was the organization, was the institution जिसने ये बात रियलाइज की और इसने कुछ पर्चे इंट्रोड्यूस करवाए, स्पेशली टू अचीव 2 टारगेट्स।
ICW ने और बाद में ICAP ने ये बात सोची, यार देखो हमारे जो मेंबर है ना, हमारा जो मेंबर है वो या तो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता है या फिर किसी फर्म में काम करता है, या फिर हमारा मेंबर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है, या फिर वो अपना कोई स्टार्टअप स्टैब्लिश कर देता है। सो व्हाई नॉट कम अप विथ पेपर्स जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो एक प्रैक्टिस को चलाने में काम आते हैं या एक स्टार्टअप को चलाने में काम आएंगे। क्यों ना ऐसे पेपर्स बनाए जाएं जो कि इस नॉलेज को टेस्ट करें। Accordingly, ICAP came up with the idea of introducing MSA1. And to achieve this purpose, they came up with the idea of MSA2. अब अगर तुम दोनों कोर्सेज के इंग्रेडिएंट्स को देखो, यहां पे प्रीडोमिनेंटली क्या आता है? We have FR, we have audit, and we have corporate laws. एक फर्म के पार्टनर को 90% ऑफ द टाइम, उसका 90% ऑफ द टाइम वास्ता इनसे पड़ रहा होता है, बाकी शायद 10% ऑफ द टाइम्स उसका बाकी लॉज के साथ, फॉर एग्जांपल टैक्सेशन लॉज के साथ वास्ता पड़ता हो, लेकिन 90% टू बी वेरी सेफ 90% ऑफ होता है लग रहा होता है। सिमिलरली MSA2 को जब इंट्रोड्यूस करवाया गया तो MSA2 की जो कंटेंट है वो कुछ इस तरह से रखा गया कि स्टूडेंट को बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में बताया जाए, स्टूडेंट को वैल्यूएशंस के बारे में बताया जाए और स्टूडेंट को ओवरऑल बिजनेस पर्सपेक्टिव दिया जाए, ताकि ये स्टूडेंट चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने या अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करे, ये सक्सेसफुली आइदर ऑफ दीज टू को रन। यहां पे हमारे पास एक ये चीज है, एंड देन वी हैव टैक्स लॉज। क्योंकि बिजनेस चलाना है तो टैक्सेशन अथॉरिटीज के साथ तो पाला पड़ेगा, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग टैक्सेशन लॉज की होनी चाहिए। तो हमें ये बात समझ आती है कि आखिर MSA1 और MSA2 की नीड क्या थी। It is very fundamental for you to understand that what was the need of these papers. तो ICAP MSA1 से क्या अचीव करना चाह रहा है? ICAP आपको फर्म का पार्टनर बना देना चाहता है, फर्म का डायरेक्टर बना देना चाहता है या फर्म का सीनियर मैनेजर बना देना चाहता है। अब ये जो फर्म के पार्टनर हैं, डायरेक्टर हैं, सीनियर मैनेजमेंट है या सीनियर मैनेजर जो है फर्म का, इसमें और आप में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेनी या सुपरवाइजरी जो बंदा होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? अप्रोच डिफरेंट होती है सर। एक तो इनका एक्सपीरियंस बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, इसका शायद लिमिटेड एक्सपीरियंस होता है और इनका तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। दे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अप्रोच, कि अप्रोच किस तरह से अप्लाई करनी है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट एंड पार्टिसिपेट वेरी एक्टिवली। जी, ट्रेनी और पार्टनर में क्या डिफरेंस होता है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड एवरीथिंग? सर एक जो डिफरेंस होता है इनमें, ये दोनों डिफरेंसेस बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन एक जो डिफरेंस होता है इन दोनों में ये होता है कि ट्रेनी को शायद इस बात का इल्म नहीं होता कि प्रोफेशनल जजमेंट कॉल्स किस तरह से ली जाए। ऐसा ही है, लेकिन इन इंडिविजुअल्स को इसका आइडिया होता है। अकॉर्डिंगली व्हाट यू सी इज कि हमारे पास ऑडिट में कहीं पे भी कोई जजमेंट कॉल आती है, वो जजमेंट कॉल कौन लेता है?
या तो सीनियर मैनेजर लेगा या डायरेक्टर लेगा या पार्टनर लेगा। बिल्कुल अगर एक्सट्रीम लेवल है तो पार्टनर वो जजमेंट कॉल ले रहा होता है। Why do we need to talk about this? Why do we need to talk about this actually? नीड होती है। पेपर के पर्सपेक्टिव से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल जजमेंट के बारे में मालूम होना, why is it important from perspective of paper? पास करने के लिए क्यों जरूरी है? फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ स्टूडेंट जिसको प्रोफेशनल जजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता, और एक स्टूडेंट है जिसका बहुत बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है उसका, और ही नोज हाउ टू टेक प्रोफेशनल जजमेंट कॉल्स। कौन पास होगा पेपर में? द वन हू नोज। सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? आंसर लाइज ओवर हियर। आईकैप का एग्जामिनर तुम्हें किस रोल में देखना चाहता है? सीनियर मैनेजर। और सीनियर मैनेजर के पास क्या है? प्रोफेशनल जजमेंट कॉल्स लेने की सलाहियत। सो यू नीड टू एग्जिबिट दिस अंडरस्टैंडिंग व्हेन यू आर सिटिंग इन द पेपर। अगर तुम पेपर में सिर्फ बुकिश नॉलेज लेके बैठे हो, पेपर अनफॉर्चुनेटली पास नहीं होगा। As a student of MSA 1, you should be able to take professional judgment calls. And for that purpose, what we are going to do is कि आपका experience एक side पे, but we are going to practice as many questions as we can, ताकि हम लोग को professional judgment वाली thought develop कर सकें। सही है, क्योंकि इसका कोई shortcut नहीं है। सो हम लोगों ने ये बात कर ली कि MSA 1 का पेपर आखिर नीड क्या थी, MSA 1 की या MSA लेवल की एट एन ओवरऑल लेवल। आई होप कि ये बात सबको समझ आ गई होगी। नाउ व्हेन इट कम्स टू की चैलेंजेस ऑफ द पेपर, टाइम मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट चैलेंज। आपको मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स 90 to 95% ऑफ द कैंडिडेट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपको ये कहेंगे कि यार पेपर टाइम से कंप्लीट नहीं हुआ। 80 मार्क्स का पेपर किया हमने, 90 मार्क्स का पेपर किया, बस दैट्स इट। 90-95 इज द बेंचमार्क। आई हैव हार्डली हर्ड केसेस जहां पे स्टूडेंट को ये क्लेम करो कि सर मैं पूरा पर्चा करके आया हूं और पूरा पर्चा सही करके आया हूं, ढंग से करके आया हूं। देयर आर हैंडफुल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि आके ये कहते हैं कि सर हमने किसी भी सवाल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हम लोगों ने 100% पेपर अटेम्प्ट किए। बट वी हैव टू मेक श्योर दैट all of you are in the remaining 5%, और once again इसको अचीव करने का क्या तरीका है? प्रैक्टिस। सही है, तो प्रैक्टिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन MSA 1। दूसरा क्या इशू है सर? दूसरा इशू ये है कि ये जो एरियाज है ना, इश्यूज और रिस्क तो तब भी समझ आ जाते हैं, इश्यूज जो है वो समझ नहीं आते स्टूडेंट को। एग्जामिनर कहेगा एक्सप्लेन दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज, हमें पता ही नहीं होता फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज क्या है। एक रिक्वायरमेंट में एग्जामिनर हमें कहेगा कि एक्सप्लेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज, दूसरी रिक्वायरमेंट में एग्जामिनर हमें कहेगा कि मुझे जो है वो ऑडिट रिस्क्स बताओ, तीसरी रिक्वायरमेंट में वो कहेगा कि मुझे एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स बताओ। हमें समझ ही नहीं आता कि इश्यूज में क्या डिफरेंस है, रिस्क में क्या डिफरेंस है, और जो एडिशनल प्रोसीजर्स हैं वो आखिर क्या हैं। या अगर उसने कह दिया कि एडिशनल इंफॉर्मेशन जो तुम्हें चाहिए वो मुझे बताओ, हमें नहीं समझ आता। हम इंफॉर्मेशन की जगह प्रोसीजर लिख के आ जाते हैं, इश्यूज की जगह पे हम लोग स्टैंडर्ड को कोट करके आ जाते हैं, और ऑडिट रिस्क में हम लोग वन लाइनर्स लिख के आ जाते हैं, और फिर घर आके रोते हैं कि MSA 1 का पेपर पास ही नहीं होता हमारा, क्योंकि आप ये छोटे छोटे ब्लंडर्स कर रहे हैं पेपर में। वंस अगेन क्या तरीका है इसको अवॉइड करने का? प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और ये बात तो वही है कि इनसफिशिएंट प्रैक्टिस अवाम करके जाती है, जिसकी वजह से पेपर जो है वो पास नहीं हो पाता स्टूडेंट्स का। विद रिगार्ड्स टू द एक्सपेक्टेशंस, व्हाट यू शुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग, ये तो सारी आपकी एक्सपेक्टेशंस है कि हाँ ये हमें करना है। व्हाट यू शुड नॉट एक्सपेक्ट, आप मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मैं यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या ऑडिटिंग दोबारा से बैठ के पढ़ाऊं। Yes, we are going to revise these standards,
लेवल पे 40,000 फुट की बुलंदी से हम लोग स्टैंडर्ड्स को देख रहे होंगे और उनको रिवाइज कर रहे होंगे। मुझे कोई भी यहाँ पे ये ना कहे कि सर वो बिजनेस कॉम्बिनेशन है ना, वो एक मरतबा पूरा से पढ़ा दें आप, फिर MSc 1 में हम सिर्फ बिजनेस कॉम्बिनेशन ही पढ़ेंगे। या मुझे कोई ना कहे कि सर वो IFRS 9 आप पूरा पढ़ा दें, IFRS 9 आपने पढ़ लिया, यहां पे हम लोग सिर्फ क्विकली उसको रिवाइज करेंगे एंड वी विल सो फोकस ऑन पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग रिवाइज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम लोग एक लेवल पे जाके इसको रिवाइज करेंगे एंड दैट लेवल वुड बी सफिशिएंट फॉर MSc 1। लेकिन 100% हम लोग उसको कवर नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि वहां पे एग्जामिनर का जो ऑब्जेक्टिव है CFAP लेवल पे वो कुछ मुख्तलिफ है, उसका जो लेवल है टेस्टिंग का वो कुछ मुख्तलिफ है, यहाँ पे कुछ लेवल मुख्तलिफ है। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन CFAP लेवल एंड MSc 1 इज कि CFAP में ज्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं वो कैलकुलेट करने वाले आते हैं। रिपोर्टिंग में जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं वो कौन से आते हैं, कैलकुलेशन वाले आते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन इज ओनली 2 to 3% ऑफ द पेपर, बाकी आपको कहानियां करवानी है। CFAP लेवल पे FR का पेपर कितने पेजेस का होता है? 5 से 6। MSc 1 का पेपर कितने पेजेस का होगा? अंदाजा लगाओ, रफली एक नंबर बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स। 15 to 20, 17 इज एन एवरेज, सो यू आर राइट। 15 to 20, 17 पेजेस का क्वेश्चन पेपर होता है। So we have to read that question paper. Reading the question paper, skimming out relevant information is once again art. वो भी हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग relevant information extract out करते हैं। लेकिन आपको मेरा साथ इस बात पे देना है कि प्रैक्टिस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। काफी सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, मेरा जो प्राइमरी फोकस होगा वो होगा ICAP के पास्ट पेपर्स पे। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हम लोग जो देख रहे होंगे वो ICAP के होंगे, बट इफ यू वांट तो आप ICW के भी सवाल इसके लिए देख सकते हैं। प्रैक्टिस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हमने कोई भी टॉपिक किया उसके पास्ट पेपर्स आपको सॉल्व कर लेने हैं, और अगर पास्ट पेपर्स में कोई प्रॉब्लम, यहां तक बात समझ आती है सबको? यहां तक सारी बातें समझ आती हैं आवाम को? काशिफ मुझे कह रहे हैं कि सर माइक सेटिंग चेक कर लें। माइक का इशू सिर्फ काशिफ के एंड पे या सबके एंड पे आ रहा है? ओके, उस्मान भी कह रहे हैं कि इशू आ रहा है। चलें, मुझे 2 मिनट दें, लेट मी कॉल द टेक्निकल टीम एंड सी व्हाट इज द एग्जैक्ट इशू। मुझे बताएं प्लीज। डिस्टॉर्शन, चलें, गिव मी 2 मिनट्स, लेट्स सी इफ वी कैन रिजॉल्व द इशू। अल्हम्दुलिल्लाह। तुमने कौन सा ऑडिट किया था? देखो याद है कैफ 9 कितने साल पहले? हाँ सही कह रहे हो, ऐसा ही होगा। सर साजिद की क्लास में दूसरा या तीसरा बैच था। निकल गया फिर? हाँ, उसी को निकल गया। चलो बस ठीक है यार, बुलाओ IT वाले को, माइक का इशू आ रहा है। आधा घंटा का ना, बस यही डिस्कस किया हमने। रास्ते में ये PSL की वजह से मेरे ख्याल से अभी ट्रैफिक है काफी। मेरा घर है बात करते हैं उसके ऊपर। क्लासेस जो है वो ऑनलाइन होंगी, रिकॉर्डेड होंगी, और व्हाट वील डू इज कि हर 15 दिन में हम लोग एक वेबिनार रखेंगे, ठीक है? कुछ टॉपिक्स ही फिजिकल रख लेंगे, एंड में रख लेंगे कुछ फिजिकल क्लासेस। मेनली तुम्हारा कंसर्न क्या है? नहीं, कंसर्न क्या है? कंसर्न ऑनलाइन क्यों? फिजिकल में ये हालात है ना, फिजिकल में ये हालात है। अब यहाँ पे
फॉर एग्जांपल जो है वो आवाज़ नहीं जा रही, क्या करेंगे आप? फिजिकल क्लास आपको रोकनी पड़ी, नहीं आता, नहीं आता है। पिछले बैच में किया था ज़बरदस्ती, दो बच्चे नहीं हो यहाँ पे। मतलब फॉर एग्जांपल मैं जब फिजिकल करवाता था, मैंने 3-4-5 बैचेस जो है वो फिजिकल करवाए हैं। यहाँ पे बच्चा प्री कोविड, यहाँ पे बच्चा बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करता था, मैं क्वेश्चन को वहीं पे देख के उसको फीडबैक दे देता था कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अब बच्चा फिजिकली यहाँ पे मौजूद नहीं है, मैंने कहा कि यार ये पास्ट पेपर आपको सॉल्व करना है, सॉल्व नहीं किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो उसका आंसर डिस्कस कर रहा हूँ, डायरेक्ट उसका आंसर देख लिया। हाँ, मैं भी लिखता तो ऐसे ही लिखता। हालांकि हम लोगों ने जब कोविड का पिछले मार्च में पीक चल रहा था, जब पेपर आई कैप ने डिले किया था, तब भी हम लोगों ने तकरीबन 80-90% क्लासेस फिजिकल कर ली थी। लेकिन ये है कि बच्चे की सीरियसनेस नहीं है ना। घर से उठा के तो मैं नहीं ला सकता कि आओ पढ़ो। इसमें अवेलेबल है ना, आज मूड नहीं हो रहा यार, कल पढ़ लूँगा। मैं कंप्लीट था, एक बच्चा मुझसे IAS 36 का सवाल करे, विच इज द 3rd स्टैंडर्ड ऑफ द कोर्स। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा किस तरह तुमने पास किया भाई, हमें भी बताओ। कहा सर 1.5 वीडियोस देखी है मैंने। ये बच्चा बात रियलाइज करे ना, वी आर तो ऑल ओपन कि यार एक हो डिसेंट नंबर हम लोग फिजिकल करवाएं। रिकॉर्डिंग में तो हमें भी मजा नहीं आता ना, वो ये फिजिकल इंटरेक्शन वाली चीज़ें वो आपकी खत्म हो गई, और रिजल्ट्स नीचे जाएंगे। शॉर्ट टर्म में आपको रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स नीचे जाएंगे। पिछले बैच बीच में, इससे पहला वाला बैच था ना, मैंने सारी क्लासें ऑनलाइन ली थी, ठीक है ना, तो मेरा रिजल्ट थोड़ा खराब हो गया क्योंकि अब जैसे ऑडिट सब्जेक्ट है, टेक्स्ट है, इसमें आपको इंटरेक्शन चाहिए होता है कि क्वेरीज जो है आपको रिजॉल्व कर सके हैंड टू हैंड। वो अगर कैरी फॉरवर्ड होती है तो पिछले कॉन्सेप्ट्स वीक हो जाते हैं और फिर आगे कुछ समझ नहीं आता। ऐसा ही है ना, पास पेपर भी फिर वो सवाल में कुछ और मांग रहा होता है, हम कुछ और समझ रहे होते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, देखो एक तो हमारी होगी एकेडमिक साइड, दूसरी हमारे पास हो गई एक प्रोफेशनल साइड। अगर तुम नहीं हो रही ना कवर, नहीं हो सकेगा, जाहिर सी बात है, आप अपने प्रोफेशनल उससे एग्जांपल्स वगैरह देते हो। वहाँ पे तो एक स्क्रिप्टेड एक बात थी, वो कह दी, रिकॉर्ड हो गई वो बात, वो चीज़ अपडेट भी नहीं हो रही। अच्छा, खाली ऐसा भी नहीं ना कि खाली इसी से रिलेटेड आप बता रहे हैं, प्रोफेशनल और भी बहुत। सबसे जो बड़ी की जो चीज़ है ना वो ये है कि फॉर एग्जांपल अब मैं क्वालिफाइड हूँ, मुझे क्वालिफाई हुए हो गए 7 साल। खलील भाई हैं, खलील भाई को क्वालिफाई हुए हो गए 20-25 साल हो गए उनको क्वालिफाई किए हुए, तक हाँ 20 साल हो गए उनको। साजिद भाई को भी टाइम हो गया, बाकी जो टीचर्स हैं उनको भी टाइम हो गया। आपकी फिजिकल क्लासेस होती है ना, आपका टीचर के साथ एक ताल्लुक बन जाता है। आपको कल को अपनी CV कहीं डलवानी है, क्वालिफाई होने के बाद सर मेरी CV तो डलवा दें। सही, मैं अपना बताता हूँ, मैंने सर खलील से BFD पढ़ा था, सर खलील के साथ मेरी सलाम दुआ बन गई थी। सर खलील को मैंने कहा सर KE में, तब वो KE में होते थे, सर KE में कोई अपॉर्चुनिटी हो तो डू लेट मी नो। उन्होंने कहा अपनी CV शेयर कर दो। यकीन करो विद इन द नेक्स्ट 15 डेज मुझे KE से कॉल आ गई थी, आई वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द सेकंड इंटरव्यू। वो तो मैं चला गया था फिर न्यूजीलैंड, इस वजह से जो है मैंने KE ज्वाइन नहीं की, लेकिन हो गई थी KE में जॉब, और सेकंड इंटरव्यू लेना भी नहीं था, खुद लेना था। तो जब आपके टीचर्स के साथ ताल्लुकात बनते हैं ना, तो ऐसे ही भी आपके प्रोफेशनल नेटवर्क भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। हम लोग उस चीज़ को कोई खास ही नहीं डालते। ऑनलाइन पे टीचर तो आपको जानता ही नहीं है ना, आप कौन। फिर आप सेरेमनी में आके मिलते हो टीचर से कि सर मैंने आपसे ये ऑनलाइन पे पढ़ा था। अच्छा पढ़ा होगा। करते हैं कुछ, करते हैं उस पर जी। एनी बेटर? एनी इम्प्रूवमेंट?
चलें जी, मेरे पास रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं कि लुक्स फाइन नाउ, तो लेट्स सी फॉर 2 more minutes। वी हैव KNS की टीम यहीं पे, कोई इशू हुआ तो हम लोग इनसे रिजॉल्व करवा लेंगे। तो हम लोगों ने क्या बातें की अभी तक, हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है कि सर आखिर चैलेंजेस जो है ना वो क्या हैं MSA 1 के, MSA 1 का जो लेवल है या MSA लेवल जो है वो आखिर क्यों इंट्रोड्यूस करवा दिया और हम इस कोर्स से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्विकली एक स्लाइड डेक मैंने बनाया है उसको रन थ्रू कर लेते हैं, जो कि इन्हीं बातों के ऊपर बिल्डअप करेगा जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की। शेयर माय स्क्रीन ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए ताहिर ने ग्रुप पे भी फाइल्स शेयर कर दी हैं, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। सर साल की क्लास में फिजिकल अटेंडेंस का क्या सीन चल रहा है? वो तो मज़ा बिल्कुल नहीं आता होगा, तो मतलब फुल सा एक्टिव चलते थे माशाल्लाह। सही है, सबके साथ यही है, ये तो बड़ा ऑफ सीन वो रौनक है जो है ना। यार। I hope all of you can see the screen. So for those who don't know me, रजलैन हसन काजी नाम है मेरा, ऑलरेडी मैंने बता दिया था। क्वालिफाइड मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, क्वालिफाइड इन 2015। आर्टिकल्स मैंने फर्गसन से की थी और फर्गसन से आर्टिकल्स करने के बाद आई वेंट ऑन टू जॉइन PwC न्यूजीलैंड। मैंने 2 साल क्राइस्ट चर्च ऑफिस में काम किया and then I came back and established my own business advisory and consultancy firm. We have clients from Pakistan, Switzerland, Australia and South Africa at present. इसके अलावा विथ रिगार्ड्स टू ICAP में मैं मल्टीपल कमिटीज़ में सर्व कर रहा हूँ। कमेटी ऑन फिस्कल लॉज का मैं पार्ट रहा हूँ, विच इज़ प्राइमरली दी कमेटी जो कि टैक्स लॉज के बारे में गवर्नमेंट को एडवाइस करती है, इंक्लूडिंग डिपार्टमेंटल मैटर्स रिलेटेड टू FBR, SRB एंड इसी तरह के डिपार्टमेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी का भी मैं पार्ट रहा हूँ, विच बेसिकली गाइड्स द गवर्नमेंट ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव बीन पार्ट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज प्रैक्टिसेस, जो कि स्मॉल एंड मीडियम साइज प्रैक्टिसेस के लिए काम करती हैं इन पाकिस्तान। विथ रिगार्ड्स टू टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग टू CA फाइनल स्टूडेंट्स फॉर अबाउट 5 years नाउ। सो MSA 1 जब से इंट्रोड्यूस हुआ है, MSA 1 तब से ही मैं पढ़ा रहा हूँ KNS में। सो दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन वाई ICAP इंट्रोड्यूस्ड MSA 1 MSA लेवल एग्जाम्स। हम लोगों ने इस पे काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी बात कर ली है। क्विकली अगर मैं दोबारा गो थ्रू करूँ, ऑब्जेक्टिव ऑफ MSA 1 एग्जाम्स वॉज टू डेवलप यू एज अ प्रैक्टिसिंग मेंबर। ऑब्जेक्टिव ऑफ MSA 2 क्या था कि आपको लीडरशिप पोजीशन के लिए जो है वो तैयार किया जा सके। हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर CA एग्जाम्स। हमारे पास इस पर्टिकुलर पेपर में जो एग्जामिनर का प्रीडोमिनेंट फोकस है वो है ऑन ड्राफ्टिंग एंड एनालिसिस। लेकिन अगर मैं इसको CFAP से कंपेयर करूं तो CFAP में हमारे पेपर्स क्या होते थे, या तो कम्प्लीटली जो थे नॉलेज बेस्ड होते थे। फॉर एग्जांपल CFAP 6 होता था हमारा, कम्प्लीटली नॉलेज बेस्ड होता था। और अगर मैं बात करूं अबाउट कैलकुलेशन बेस्ड पेपर्स, तो वी हैड CFAP 1 जहाँ पे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते थे। लेकिन यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट है पेपर का वो रिलेट करता है टू एनालिसिस एंड ड्राफ्टिंग, और एक छोटा सा परसेंटेज है एग्जाम या पेपर का विच रिलेट्स टू कैलकुलेशन। वी आर गोइंग टू लुक एट अ पास्ट पेपर एज वेल। विंटर 2021 के पेपर को भी हम लोग देखेंगे टू अंडरस्टैंड कि आखिर एग्जामिनर क्या क्या पूछता है। requires application of analytical and drafting skills, test multiple subject at the same time, already we have discussed। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की बेहद ज़रूरत होती है इस पर्टिकुलर पेपर में, हमने ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर ली। नाउ व्हाट इज़ द प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड। जिस तरह से मैंने ये बात थोड़ी देर पहले बताई कि यू शुड नॉट एक्सपेक्ट मी कि मैं पूरा का पूरा CFAP 1 और CFAP 6 यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। इस सब्जेक्ट में प्रीडोमिनेंटली एग्जामिनर टेस्ट करता है CFAP 1 और CFAP 6। वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स, लेकिन हम लोग कंप्लीट डेप्थ में इनको नहीं देख रहे होंगे। मेथड ऑफ असेसमेंट क्या है, 3.5 घंटे का पेपर होता है और यू हैव 15 minutes ऑफ एडिशनल टाइम
3 से 4 सवालात होते हैं पेपर में। पहला क्वेश्चन नॉर्मली 50 मार्क्स का होता है, जिसमें एग्जामिनर आपको एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन देता है 8 से 10 पेजेस का और डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स दे देता है। वी आर गोइंग टू लुक एट अ पेपर, तो ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। एथिकल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन आ सकता है कहीं पे भी थ्रू आउट द पेपर। और हमारे पास ये जो पेपर है, दिस इज एन ओपन बुक पेपर, और कोई भी 5 बुक्स आप लेके जा सकते हैं। 5 बुक्स आप लेके जा सकते हैं। आई कैप आपको कहता है कि बच्चा कोई भी 5 बुक्स लेके आ जाओ, पेपर पास करके चले जाओ। सो व्हाट वी हैव डन इज कि मैंने MSA1 के लिए स्पेसिफिकली एक बुक डिजाइन की है। As part of this course, you will be getting 2 books. The first book will be basically the study text, जिसमें पूरा का पूरा टेक्स्ट होगा। आप ICAP में उस बुक को लेके जा सकते हैं। That particular book has been prepared based on, it is basically a compilation of different books, जिसमें हम लोगों ने ICAW के relevant extract डाल दिए हैं, उसमें हम लोगों ने CFAP 6 लेवल के डिफरेंट जो है वो कंटेंट उसमें डाल दिया है। फॉर एग्जांपल कोड ऑफ एथिक्स उसमें डाल दिया है। इसी तरह से जो कॉर्पोरेट लॉज के डिफरेंट प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं वो भी हम लोगों ने उसमें डाल दिए। सो इट्स बेसिकली अ कंपाइलेशन ऑफ डिफरेंट बुक्स, या पूरे का पूरा ICAP का जो सिलेबस है MSA1 का वो एक जगह पे कंपाइल कर दिया गया है। टेस्टिंग ग्रेड क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो टेस्ट किया जाता है फॉर अबाउट 50 to 60% ऑफ द मार्क्स। ऑडिट अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज CFAP 6 जो है वो आपका टेस्ट किया जाता है फॉर 30 to 40% ऑफ द मार्क्स, एंड द रिमेनिंग रिलेट्स टू कंपनी लॉज एंड एथिक्स। कंपनी लॉ एंड एथिक्स पे तो बहरहाल ICAP क्वेश्चन देता है, अच्छे क्वेश्चन देता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कंपनी लॉ तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड सवालात होते हैं और 3-4 नंबर का सवाल देता है ये। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर रिपोर्ट के से रिलेटेड ICAP ने एक सवाल पूछा था कि डायरेक्टर रिपोर्ट का के कौन कौन से कंटेंट्स मिसिंग है। उसने लिस्ट दे दी थी कि ये चीज़ें डाली हुई, अब आपको बताना था क्या क्या नहीं डाला। सो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं, क्योंकि बुक में डायरेक्टर्स रिपोर्ट के जो डिफरेंट जो उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए वो ऑलरेडी मौजूद हैं। यू हैव टू ओपन अप द रेलेवेंट पेपर और आपको सिर्फ मैप आउट करना है कि क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ। तो दिस इज बेसिकली अ मार्क स्कोरिंग एरिया। मेहर, मुझे आपका क्वेश्चन मिल गया है, गिव मी 2 minutes, आई विल इंशाल्लाह कैटर इट। लेकिन वंस अगेन एज वी ऑल नो कि ये जो स्पेसिफिकेशन ग्रेड है या वेटेज ग्रेड है ये टेंटेटिव ही है। ICAP ने दी हुई है तो ICAP फॉलो करे या ना करे, बादशाह आदमी है ICAP। बट द गुड पार्ट इज कि अभी तक ये ग्रेड मोर और लेस ICAP ने फॉलो की है। अगर मैं पास्ट पेपर का एनालिसिस करूं तो देयर आर सम क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। कौन कौन से एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है? एग्जामिनर आपसे पूछता है दैट यू एक्सप्लेन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इश्यूज व्हिच हैव बीन हाइलाइटेड बाय द एग्जामिनर। एग्जामिनर आपको कहता है दैट यू सजेस्ट correct accounting treatment for a particular transaction. Examiner आपको कहता है that you prepare adjusted financial statements. अब ये adjusted financial statements वही हैं जो आपने CFAP 1 पे भी प्रिपेयर किए हैं, लेकिन CFAP 1 में लंबा चौड़ा क्वेश्चन आता था, इस पे यहाँ पे एक छोटा समराइज्ड क्वेश्चन आता है और एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि CFAP 1 आखिर याद भी है या नहीं है। एनालिसिस एंड कमेंट्री ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी सवाल आता है, नॉट वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली टेस्टेड क्वेश्चंस, लेकिन बहरहाल अगर मैं पिछले 5-6 अटेम्प्ट्स को देखूं तो 3 से 4 मरतबा ये क्वेश्चन आया है। एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑडिट एंड बिजनेस रिस्क। ऑडिट रिस्क इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एरियाज ऑफ द एग्जामिनर, और अगर एवरेज आउट करें तो तकरीबन 15 से 20 मार्क्स का ऑडिट रिस्क का सवाल आया है इन द लास्ट 5 or 6 अटेम्प्ट्स। Explanation of audit issues to be addressed, once again one of the most favorite areas of the examiner। सवाल इस पे 90% of the times आएगा और अच्छे मार्क्स का सवाल आएगा। Advising key audit procedures to be performed, once again a hot favorite। 90% of the times में ये क्वेश्चन आता है और एग्जाम वेट करता है ये अराउंड 8 to 10 मार्क्स। Evaluating quality, professional and ethical issues and recommending actions to be taken, once again one of the most favorite areas of the examiner। और इस पे अगर मैं सवालात देखूँ तो 10 to 15 मार्क्स के इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। What would be our approach? हम लोग सबसे पहले रिवीजन करेंगे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। वंस अगेन ये सिर्फ रिवीजन हम लोग कह रहे हैं, रिवीजन करेंगे हम लोग। डिस्कशन अबाउट ड्राफ्टिंग टेक्निक्स, डूज एंड डोंट्स। हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लग रहा होगा ड्राफ्टिंग टेक्निक्स के ऊपर कि क्या करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या नहीं करना। सही है, क्या नहीं करना भी इंपॉर्टेंट है। So we are going to spend considerable amount of time in discussing के how we have to draft a different question. For example, implication अगर एग्जामिनर पूछ रहा है तो उसकी ड्राफ्टिंग का तरीका कुछ और होगा, रिस्क का कुछ और होगा, इश्यूज का कुछ डिफरेंट तर्ज बयां है,
सही है, अगर एग्जामिनर कह रहे हैं कि इश्यूज हाईलाइट करे तो उसका एक डिफरेंट मेथोडोलॉजी, एक डिफरेंट राइटिंग स्ट्रक्चर है, एक डिफरेंट ड्राफ्टिंग टेक्निक है उसकी, लेकिन रिस्क की एक अलग ड्राफ्टिंग टेक्निक है। रिपोर्ट की इंप्लीकेशन इसी तरह से वो पूछे तो एग्जामिनर एक डिफरेंट तरीके से उसका आंसर देखना चाहते हैं। हम लोग ये सारी ड्राफ्टिंग टेक्निक्स सीखेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मेरा पास्ट रिजल्ट देखें तो पिछले से पिछले अटेम्प्ट में इट वाज 90%, उससे पहले इट वाज 90% और लास्ट अटेम्प्ट में इट वाज 85%। अब ये 85 जो 5% का ड्रॉप है, आई एट्रीब्यूट दैट टू लेक्चर्स बीइंग ऑनलाइन, क्योंकि आप सब लोग अनफॉर्चुनेटली नवाब लोग हो गए हैं, क्लास में आप लोग आते नहीं है, ठीक है, तो फिजिकल डिस्टेंस की वजह से थोड़ा रेशियो ड्रॉप हुआ है। लेकिन हैविंग सेड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस के हाउ वी आर गोइंग टू केटर दिस पर्टिकुलर इशू एज वेल। सो ड्राफ्टिंग टेक्निक्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जब हम लोग ड्राफ्टिंग टेक्निक्स की बात कर रहे होंगे, ऑल ऑफ यू हैव टू लिसन थिंग्स विद ओपन माइंड। और आपको देखें, कोई भी लर्निंग का प्रोसेस होता है ना, उसमें हम लोग कहते हैं कि इफ यू हैव टू लर्न समथिंग you have to unlearn some concepts as well. For example, यहाँ पे मैं आपको रिस्क की ड्राफ्टिंग सिखाऊंगा। There is a possibility कि कोई स्टूडेंट मेरे पास आए और वो मुझे कहे कि नहीं CFAP 6 में तो मैं इस तरह से ड्राफ्टिंग नहीं करता था। भाई वो CFAP 6 था, वहां का एग्जामिनर जो था ना वो मुख्तलिफ था, उसकी जो चाहत थी वो डिफरेंट थी, यहाँ का जो एग्जामिनर है वो डिफरेंट है। सही है, मैंने जिस तरह से वहां पे लिखा है ना, प्रोफेशनल जजमेंट चाहिए यहाँ पे, वो यहाँ पे कहते हैं कि आंसर इस तरह से लिखो जिस तरह एक पार्टनर लिखेगा, सीनियर मैनेजर लिखेगा। सो पार्टनर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर एक डिफरेंट स्ट्रक्चर से चीजों को लिखता है, एक डिफरेंट मेथोडोलॉजी होती है, एक डिफरेंट माइंडसेट होता है उसका। सो CFAP 1 में ड्राफ्टिंग, CFAP 6 में ड्राफ्टिंग डिफरेंट हो सकती है और यहाँ पे ड्राफ्टिंग डिफरेंट होगी। So you have to unlearn CFAP 6, the drafting technique of CFAP 6, and you have to learn the new technique, and that is where success lies. So हमें कुछ concepts को unlearn भी करना होगा। हम लोग क्या करेंगे, I'll solve questions to explain application of drafting techniques and do's and don'ts. क्लासरूम प्रैक्टिस करेंगे हम लोग पास्ट पेपर्स की। वंस अगेन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ द फोकस होगा वो होगा ICAP के क्वेश्चंस पे, लेकिन आप लोग और बॉडीज के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं एंड वी कैन ऑलवेज डिस्कस देम एंड वी कैन ऑल्सो डिस्कस योर क्वेरीज। सजेस्टेड आंसर्स पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द कोर्स एक मॉक एग्जाम होगा जिसमें वील इवैल्यूएट दैट वेयर ईच वन ऑफ यू स्टैंड्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोर्स को लेके चलेंगे। नाउ इफ वी लुक एट पास्ट पेपर, अच्छा यहाँ पे समर 2019 का पास्ट पेपर लिखा है, बट इन एक्चुअल वी आर गोइंग टू लुक एट December 2021. Let me open up the past paper for you. जब तक हम लोग पास्ट पेपर ओपन करते हैं, मेहर का इनपुट ले लेते हैं। मेहर कह रहे हैं, सबसे पहले तो मेहर ने कहा IFRS पार्ट A एंड B विल बी कंसिडर्ड 1 बुक और 2 बुक। डिफरेंट पार्ट्स हैं तो मेहर अनफॉर्चुनेटली 2 डिफरेंट बुक्स उनको कंसिडर किया जाएगा। और उसके बाद मेहर मुझे कह रहे हैं कि सर फर्म नहीं आने देती क्लास में, हमारी तो बहुत चाहत है। तो फर्म में बात करें ना, आप काम करें, आप टाइम पे काम सबमिट करवाएं, फर्म वाले आपको आने देंगे? क्यों नहीं आने देंगे? ऐसा जुल्म थोड़ी लगा हुआ है कहीं पे भी। बाकी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, आप भी अपने कैंडिडेट व्यूज जो है ना वो शेयर करते रहें टू कीप द सेशन एंगेजिंग। आई डोंट वांट वन वे कम्युनिकेशन ओनली, कि मेरी तरफ से सिर्फ जो है वो मवाद आ रहा है, कंटेंट आ रहा है। आई वांट टू लिसन फ्रॉम ऑल ऑफ यू एज वेल। और कोई ऐसी चीज है जो आप लोग चाहते हो कि सर ये भी करवा दें, तो आपकी जो है ना वो बड़ी एन नवाजिश होगी आपकी, सर मेहरबानी हो जाएगी आपकी। और कुछ भी हो तो वो बता दें। हमने सोचा ही नहीं होगा अभी इतना दूर का कोर्स का पता तो चले क्या बना है। कोर्स इतना लंबा नहीं है। इट्स मोर सर के एफआर पढ़े हुए थोड़ा टाइम लगेगा, रिवीजन करेंगे ना उसके लिए हम लोग। पहले पढ़ा था एफआर, हां थोड़ा टाइम पहले पढ़ा सीए। हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टूडेंट्स जिन्होंने एफआर, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये आपसे सवाल है, जिन्होंने एफआर लेट्स से के 4 अटेम्प्ट पहले जो है वो पास किया था? कोई ऐसा है जिसने 4 अटेम्प्ट पहले पेपर पास किया हो?
3 अटेम्प्ट वाला कोई? कोई भी नहीं है यार 3 अटेम्प्ट वाला भी। 2 अटेम्प्ट वाला कोई? पास्ड इन जून 21, 2 अटेम्प्ट। ओके, तो हमारे पास 2 अटेम्प्ट वाले हैं। और बिल्कुल फ्रेशली पास्ट किस कौन है जिन्होंने अभी रिसेंट अटेम्प्ट में पास किया हो? उसामा सेज मी। उसामा के अलावा? मेहर कह रहे हैं दिसंबर 2020, तो 2 अटेम्प्ट। इसके अलावा? So let's look at past paper for December 2020. डर नहीं जाइएगा, पास्ट पेपर इसलिए नहीं दिखा रहा कि मतलब अभी सॉल्व करना है। हमने जो भी डिस्कशंस किए मैं सिर्फ उनको समराइज करना चाह रहा हूँ। हमने क्या क्या बात डिस्कस की? हमने ये बात डिस्कस की कि सर पेपर जो है ना वो बाय डिफॉल्ट बहुत लंबा होता है, तो 15 मिनट में इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ना कैन बी चैलेंजिंग। एक हम लोग ये चीज देख रहे हैं। दूसरी हम लोग इस चीज को या इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि सर हमने अभी डिस्कस किया कि पेपर इज मोर ऑफ एनालिटिकल बेस्ड थिंग, और यहाँ पे हमारी जो स्किल्स टेस्ट हो रही है मेजॉरिटी या मेन पोर्शन इज अबाउट ड्राफ्टिंग, और एक बहुत छोटा चंक है जो कि रिलेट करता है टू कैलकुलेशन। इस चीज को भी हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि हमने अभी जो स्लाइड देखी है जिसमें ये था कि आम तौर पे उमूमी तौर पे क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, वही क्वेश्चंस आ रहे हैं या कुछ मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं। तो ये 3-4 पॉइंट्स है जो हम लोग देख रहे होंगे। सो इफ वी लुक एट क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 16 पेजेस का। इफ वी लुक एट रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, मुझे एग्जामिनर क्या कह रहा है? प्रिपेयर अ समरी फॉर द ऑडिट पार्टनर इन विच यू एक्सप्लेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज। अंडरलाइन करेंगे हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज को। स्लाइड में था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज, ठीक है। तो पहला सवाल ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज, कितने मार्क्स के? 16 मार्क्स। उसके बाद प्रिपेयर एज फार एज द इंफॉर्मेशन परमिट्स अ समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स। समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स कब बनाते हैं हम लोग? ऑडिट के कौन से फेज में बनाते हैं? कंप्लीशन या रिपोर्टिंग स्टेज पे हम लोग बनाते हैं। वेरी राइट। कौन सा स्टैंडर्ड है जो गवर्न करता है? 302। कौन सा स्टैंडर्ड है? 450, ठीक है। 450 आइजा 450 गवर्न्स करता है समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स को। और फिर मुझे एग्जामिनर कह रहे हैं एंड असेस देयर इंपैक्ट ऑन द ग्रुप एसेट्स, लायबिलिटीज एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। तो हमें समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट बनानी है एंड बाय डिफॉल्ट हम लोग इसमें कंपैरिजन करते हैं या इंपैक्ट कैलकुलेट करते हैं। फिर हमें क्या करना है? फिर हमें द थर्ड रिक्वायरमेंट इज दैट वी एक्सप्लेन द एक्शंस दैट द ऑडिटर्स नीड टू टेक। तो हमें कोर्स ऑफ एक्शन बताना है कि वंस वी हैव आइडेंटिफाइड द इश्यूज एज ऑडिटर हमें क्या करना चाहिए। दिस इज नॉट अबाउट रिपोर्टिंग। उसने रिपोर्ट पे इंप्लीकेशन नहीं पूछा, उसने मुझे कहा है कि एक्शंस मैं क्या लूंगा। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस एंड एक्शंस टू बी टेकन। सो यहाँ पे एक्शंस टू बी टेकन वाली रिक्वायरमेंट आ रही है। रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन नहीं आ रही, मतलब खाली ये लिख सकते हैं ना कि he will assess the impact on it. Yes. Say the second requirement is that we explain the financial reporting implication of the proposed changes. Once again, financial reporting implication का सवाल slide deck में मौजूद था या नहीं था? So this particular question is of 50 marks.
अब इस क्वेश्चन के लिए एग्जामिनर ने हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है इन फॉर्म ऑफ अपेंडिक्स। अगर मैं अपेंडिक्स 1 देखता हूं तो वी हैव ड्राफ्ट ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर मैं अपेंडिक्स 2 देखूं तो हमारे पास ग्रुप स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अपेंडिक्स 3 देखूं सो वी हैव समरी ऑफ ऑडिट एविडेंस, जो कि काम ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया गया है। नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज डिस्टिंग्विश्ड बाय डिफरेंट ट्रांजैक्शंस। फॉर एग्जांपल गुडविल से रिलेटेड हमें डिफरेंट बातें बताई गई हैं, पार्शियल डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी से रिलेटेड एक डिफरेंट ट्रांजैक्शन बताई गई है, डिफाइंड बेनिफिट पेंशन ऑब्लिगेशंस, फिर इन्वेंट्रीज, फिर ऑल्टरनेट परफॉर्मेंस मेजर्स एंड दैट्स इट। गुडविल पे कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा? देखो जरा, जो टेबल दिया गया है उससे कौन सा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल लग रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स IS 36 IS 36 और IS 21 भी लगेगा। IS 21 भी लग सकता है, कंसोलिडेशन वाला भी लग सकता है कि कैलकुलेशन सही हुई है या नहीं। तो मल्टीपल स्टैंडर्ड्स आर बीइंग टेस्टेड एट द सेम टाइम विद इन दिस सिनेरियो, ठीक है। और अगर मैं दोबारा ऊपर जाऊं तो मुझे एग्जामिनर ने ये नहीं कहा कि इंपैक्ट कैलकुलेट करके दो, वो क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं? एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन। सही है, तो कैलकुलेशन नहीं करनी, एक्सप्लेन करना है। स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट बतानी है कि गुडविल के बारे में बिजनेस कॉम्बिनेशन स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन के बारे में IS 21 क्या कहता है, इम्पेयरमेंट के बारे में IS 36 क्या कहता है। तो अंग्रेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप स्टैंडर्ड को कॉपी पेस्ट करें, बट यू शुड हैव अ फेयर आइडिया अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड, एंड मोर इंपॉर्टेंटली कि स्टैंडर्ड अगर कोई रिक्वायरमेंट दे रहा है तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल गुडविल की कैलकुलेशन अगर एक स्पेसिफिक फॉर्मेट पे होती है, आखिर वो फॉर्मेट क्यों है? अगर कंसिडरेशन इन काइंड में तुम 4 तरीके की डिफरेंट कंसिडरेशंस देखते हो, इंक्लूड करते हो, क्यों आखिर इंक्लूड करते हो? व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड इट? तो ये चीजें पता होनी चाहिए, ये आपके आंसर्स में वैल्यू ऐड करेंगी, ठीक है। तो हमें ये सारी इंफॉर्मेशन आंसर्स में इंक्लूड करनी है। इसी तरह से इफ आई लुक एट द सेकंड रिक्वायरमेंट, पार्शियल डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी, कौन सा है स्टैंडर्ड? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हम लोग किसी और जोन में चले गए। IFRS 3, ठीक है, IFRS 3 है। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन स्टैंडर्ड्स मेनली यहां पे एप्लीकेबल होंगे। डिफाइंड बेनिफिट पेंशन ऑब्लिगेशंस, विच स्टैंडर्ड ऑनलाइन स्टूडेंट्स? IS 19 यहां पे एप्लीकेबल होगा, तो हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मेटल इन्वेंट्रीज IS 2, और फिर ऑल्टरनेट परफॉर्मेंस मेजर्स, ठीक है। दिस इज अ जनरल रिक्वायरमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग देखेंगे एज पर IS 1। उसके बाद हमारे पास कंपोनेंट ऑडिटर की तरफ से एक ईमेल है इन अपेंडिक्स 4, एंड देन वी हैव अ प्रपोज्ड शेयर बेस्ड रेम्युनरेशन स्कीम्स, जिसपे हमें कमेंट करना है इन अपेंडिक्स 5। So we have all this information. For each requirement we have to look at the relevant information only, और हमें फिर अपने आंसर्स को ड्राफ्ट आउट करना है। जिस तरह से मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि इस पूरे के पूरे सवाल में से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट आउट करना भी एक आर्ट है। वी आर गोइंग टू लर्न दैट आर्ट एज एंड व्हेन वी प्रैक्टिस अपॉन द क्वेश्चंस। बात समझ आ रही है? सब लोग मेरे साथ हैं? Now if you look at question number 2, तो question number 2 में एग्जामिनर हमें क्या कह रहे हैं? एग्जामिनर हमें कह रहा है that we prepare analysis of financial information. एनालिसिस का सवाल इंक्लूडेड था स्लाइड में, देखो जल्दी से। कितने मार्क्स के लिए टेस्ट कर रहा है? 12 मार्क्स के लिए। एक्सप्लेन any areas of concern that will require further investigation, या वो areas जिस पे further procedures are required, ठीक है। 11 नंबर का इसने ये सवाल पूछा। फिर इसने ये पूछा explain whether external auditors may review the loan application
और अगर कोई एथिकल कंसर्न्स हैं तो उनके बारे में बताएं। क्या टेस्ट हो रहा है? कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। तो कोड ऑफ एथिक्स इज बीइंग टेस्टेड ओवर हियर फॉर 7 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 कितने मार्क्स का है? 30। 50 और 30 80। फिर हमारे पास अपेंडिक्स 1 है जिसमें वी हैव एन ईमेल फ्रॉम फाइनेंस डायरेक्टर। ईमेल 2 में या अपेंडिक्स 2 में वी हैव एक्सप्लेनेशन विथ रिगार्ड्स टू डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू पीएनएल एंड कैश फ्लो। फिर हमारे पास अपेंडिक्स 3 में वी हैव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। रेशियो एनालिसिस की बात कर रहा था। हम लोग जब एनालिसिस के क्वेश्चंस पे आएंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे दैट हाउ डू वी एनालाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है जी, तो आपके पास ये 3 अपेंडिक्स अवेलेबल थे विथ रिगार्ड्स टू क्वेश्चन नंबर 2। नाउ इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एग्जामिनर कह रहा है दैट वी आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। वंस अगेन एग्जामिनर क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करें, कैलकुलेशन नहीं है। की ऑडिट रिस्क, तो की ऑडिट रिस्क वाला भी क्वेश्चन स्लाइड डेक में इंक्लूडेड था। 10 मार्क्स के लिए इसने ये सवाल पूछा है। और फिर इसने कहा दैट यू एक्सप्लेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज। वंस अगेन एक्सप्लेनेशन का कहा है 10 मार्क्स। अब यहां पे अगर तुम देखो तो इसने कहा है कि शो ऑल रेलेवेंट कैलकुलेशंस, व्हिच मींस कि कैलकुलेशन विल हैव सम मार्क्स। सो इफ वी लुक एट दिस क्वेश्चन, 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और इसमें ये रेलेवेंट कैलकुलेशंस वाली बात लिखी हुई है। अज्यूमिंग के पेपर में और डिफरेंट जगहों पे भी कैलकुलेशंस करनी होंगी, उनके मार्क्स होंगे। आई कैन सेफली से कि 10 से 15 मार्क्स की कैलकुलेशन से ज्यादा इस पेपर में कैलकुलेशन का वेटेज नहीं है। The remaining at least 85% relates to discussion, drafting, अंग्रेजी only. And unfortunately यही वो एरियाज हैं जहां पे हम लोग लैग करते हैं, जहां पे हम लोग भंड मारते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर ईच टॉपिक, फॉर ईच कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस वी हैव ड्राफ्टिंग टेक्निक्स। जिस तरह से हम लोग एरियाज देखते जाएंगे, हम लोग उनकी ड्राफ्टिंग टेक्निक्स डिस्कस करेंगे और रेलेवेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे टू रीइंफोर्स दैट ड्राफ्टिंग टेक्निक। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वी हैव अपेंडिक्स 1 जिसमें हमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है एंड वी हैव एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। और हमारे पास अपेंडिक्स 2 है जिसमें वी हैव की ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू बाय द ग्रुप। बस इतना छोटा सा हमारा पेपर था, कुछ लंबा चौड़ा पेपर नहीं था, ये छोटा सा पेपर था, 15-16 पेजेस का ये पेपर था। हम लोगों ने क्विकली इस पेपर को स्किम कर लिया। अब पेपर को स्किम करने के बाद व्हाट आर योर थॉट्स? MSA 1 आसान है, मुश्किल है? टेक 2 मिनट्स, आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर को दोबारा भी। व्हाट आर योर थॉट्स? प्रैक्टिस चाहिए और थोड़ा रिवीजन चाहिए। ठीक है, सो वी हैव एन इनपुट फ्रॉम फिजिकल स्टूडेंट के सर रिवीजन चाहिए होगा और प्रैक्टिस चाहिए होगी। ठीक-ठाक प्रैक्टिस, ठीक ठाक प्रैक्टिस, ओके। कुछ लोग निकल भी जाते हैं लेकिन नॉर्मली प्रैक्टिस दरकार होगी। स्टैंडर्ड्स आपके फिंगरटिप्स पे होने चाहिए। स्टैंडर्ड्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, मीनिंग दैट यू कैन नॉट रिलाई ऑन दी स्टैंडर्ड। नहीं पे आप रिलाई नहीं कर सकते। अगर आपने स्टैंडर्ड खोल लिया तो आप स्टैंडर्ड में खो जाएंगे, ठीक है, गुम हो जाएंगे आप स्टैंडर्ड में। अकॉर्डिंगली वी कैन नॉट डू दैट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका कोई इनपुट हो with regards to the paper? How do you find the paper? Osama कह रहे हैं that we need to work on drafting skills as majority of the requirements are related to explanation. Very correct Osama. इसके अलावा और कोई अपना इनपुट देना चाहे? तो रीडिंग टाइम को भी यूटिलाइज सही से करना होगा। Very important, extremely important that how you utilize the reading time. सर अगर 15 मिनट की जगह ये रीडिंग टाइम थोड़ा सा 20-25 मिनट लगा तो तमीज से पढ़ लेते। अच्छा, अब मेरे पास एक इनपुट आया है कि सर क्यों ना हम लोग 15 मिनट की जगह पे 20-25 मिनट जो है वो लगा दे क्वेश्चन पेपर पे, हम लोग रीड कर दें। देखो, whenever you read something ना, तुम फॉर एग्जाम्पल इस पेपर पे आधा घंटा लगाते हो, तुमने आधा घंटा इस पेपर पे लगाया, तुमने पूरे पेपर को रीड किया। जिस तरह से तुमने रीड किया होगा, कंसिडर योरसेल्फ इन द एग्जाम, क्या वो आधे घंटे का रीड तुम्हें टिल द एंड याद होगा? सो जब तुम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होगे, तुम्हें दोबारा से उसमें टाइम लगाना पड़ेगा।
15 मिनट तुमने वो जाया किए और फिर शायद 10-15 मिनट तुम दोबारा लगा रहे होगे, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट का बड़ा गरक हो गया, आधा घंटा तुमने पेपर से निकाल दो अपने, यू कैन नॉट डू दैट। तो जब हम लोग टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम लोग यही बातें करेंगे कि किस तरह से आखिर पेपर को डील करना है, ठीक है। क्वेश्चन रिक्वायरमेंट्स नीड टू बी केयरफुली अंडरस्टूड एंड रेड, वेरी इंपॉर्टेंट, यस, क्योंकि अगर आपने रिक्वायरमेंट्स ही सही से नहीं पढ़ी समझी तो आपका आंसर भी गलत होगा। सो ये पूरे का पूरे मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। सो यस, ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमें प्रैक्टिस भी बहुत करनी है, हमें स्टैंडर्ड्स का रिवीजन भी करना है, हमें जो है ड्राफ्ट अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर भी काम करना होगा और हमें क्वेश्चन को भी बड़ा केयरफुली रीड करना होगा। सो ऑल ऑफ द इनपुट्स आर एब्सोल्युटली राइट एंड फॉर दैट व्हाट वी विल डू इज कि हम लोग प्रैक्टिस के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। देखो प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो कि मैंने थ्रू आउट दिस सेशन बहुत फोकस किया उस पे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस का कोई नेमो बदल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई भी जो है ना वो ऐसी पुड़िया नहीं है जादू की जो मैं आपको पानी में घोल के पिला दूं और मैं कहूं कि यार बस अब आपको सब कुछ आ गया, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। ऐसा अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई टोटका अवेलेबल नहीं है, तो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। कोई क्वेश्चन हो किसी का, कोई क्वेरी हो किसी की, तो वो मुझसे पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे। कोई सवाल नहीं है, हमें सब समझ आ रहा है, चैंपियन हो गए, चीते हो गए हम लोग। सर आप बस आज आप हमें पेपर दे दें MSc 1 का, हम पूरा सॉल्व करके दिखा देंगे आपको। नाउ लेट्स डिस्कस कि सर इस कोर्स की मोडालिटी क्या होगी। या मोडस ऑपरेंडी क्या होगा। व्हाट वी हैव डन इज कि सिंस द लास्ट बैच मैंने अपने सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा दिए हैं, सही है। और ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं ये हैं स्पेसिफिकली फॉर MSc 1। ये MSc 1 की स्पेसिफिक रिकॉर्डिंग्स है, तो कोई ये ना समझे कि सर आपने तो फेल दिया होगा। नाउ देयर इज अ गुड साइड टू दिस एंड देयर इज अ बैड साइड टू दिस। द बैड साइड इज कि सर क्लासेस फिजिकल नहीं होंगी तो हम पढ़ेंगे कैसे? हम तो लातों के भूत हैं। आप हमें इतना लेवरेज दे देंगे तो हम आखिरी महीने में MSc 1 को टाइम देंगे, हम लोग कुछ करेंगे ही नहीं। और जो अच्छी बात है वो ये है कि क्योंकि ये लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, दे आर मोर डिटेल्ड। थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। फिजिकल क्लासेस नहीं हो रही, मैं बिल्कुल ये बात मानता हूं कि फिजिकल क्लासेस ना होने की वजह से आपकी इफेक्टिवनेस पे एक इंपैक्ट आता है। बट हाउ यू कैन केटर दैट इशू, मैं आपको उसके दो तरीके बताता हूं। द फर्स्ट इज कि आप अपने अंदर ये सेल्फ डिसिप्लिन पैदा कर दें कि यार मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, ये मेरा टाइम है MSc 1 का। फॉर एग्जाम्पल MSc 1 की हमारी जो क्लासेस होती थी वो सैटरडे संडे को होती थी, 2 घंटे की क्लासेस होती थी। वो 2 घंटे आप एलोकेट कर दे कि ये मेरा MSc 1 के, कुछ भी हो जाए मैं MSc 1 पढ़ूंगा। बट यू नीड टू हैव सेल्फ डिसिप्लिन फॉर दैट। बड़े लोग हैं आप लोग, बच्चे नहीं रह के मैं समझाऊं कि सेल्फ डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपनी खुद की ओनरशिप लेना, फर्म में तो पोर्शन की ओनरशिप लेते हो, यहाँ पे अपनी ओनरशिप लेना कितना इंपॉर्टेंट होता है, मैं नहीं तकरीर करूंगा उस पर। बट इन शॉर्ट यू नीड टू हैव दैट सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, अब क्या कर सकते हैं? व्हाट यू कैन डू इज कि आप सैटरडे और संडे को KNS आके बैठ जाएं। ये अज्यूम करें कि आपकी MSc 1 की क्लास फिजिकल है, आप KNS में आके बैठ जाएं फॉर एग्जाम्पल 12 से 3। सैटरडे और संडे को आप आके बैठ जाएं KNS, 6 घंटे आपको वीकेंड पे KNS में लगाने। आप MSc 1 MSc 2 के आके वीडियोस देखें, जिस तरह आप क्लासेस में आके बैठते, कवर हो जाएगा कोर्स आपका। एंड इफ यू डू दैट, बिलीव मी, इसकी जो इफेक्टिवनेस होगी ना वो अनमैच्ड होगी। द सेकंड साइड इज
दी गुड न्यूज विच वॉज द गुड न्यूज के लेक्चर्स मोर डिटेल्ड है. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं IAS 16, IAS 38 और IAS 36 फिजिकल क्लासेस में पढ़ाता था, प्री कोविड जब मैं पढ़ाता था, मैं इस पे लगाता था 1.5 आवर्स, हाफ आवर ईच स्टैंडर्ड. एज यू नो ऑलरेडी कि ये खुद में एक जिन है. ठीक है, ये भी एक जिन है. इसको खैर हम लोग जिन बनाते नहीं है, लेकिन ये जिन है वैसे. क्योंकि अब आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं, मैंने इस पे रफली 4 से 5 घंटे लगाए होंगे. एंड डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड, फॉर एग्जाम्पल जिसने 2 साल पहले या 4 अटेम्प्ट पहले या 2 अटेम्प्ट पहले पेपर पास किया हुआ है, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी नीड्स कुछ और होंगी, और जिसने लास्ट अटेम्प्ट में पेपर पास किया उसकी नीड्स कुछ और होंगी. सो डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स आप सिर्फ वो लेक्चर्स ले सकते हो जो आप समझो यार ये कॉन्सेप्ट मुझे रिवाइज करना है. यहाँ पे कोई भी वीडियो जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि 1.5 घंटे की एक ही क्लिप चल रहा है, पूरा का पूरा मूवी चला दी हम लोगों ने 1.5 घंटे की, ऐसा नहीं है. यहाँ पे हर वीडियो 20-25 मिनट की है एंड रिलेट्स टू अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. सो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें एलोकेशन ऑफ गुडविल के ऊपर क्लैरिटी नहीं है, तुम IAS 36 में गए, एलोकेशन ऑफ गुडविल वाली उस पे गए वीडियो पे, तुमने क्लिक किया, तुमने रिवाइज कर लिया, एंड इट विल गिव यू अ कंप्लीट कवरेज अबाउट द कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर अराउंड द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, पर्टिकुलर एरिया. तो ये चीज आप लोगों के लिए ऐड ऑन हो गई है. साथ साथ क्या किया हम लोगों ने कि हम लोगों ने यहाँ पे पास्ट पेपर्स भी कुछ रिकॉर्ड कर दिए हैं. पास्ट पेपर्स अलॉन्ग विथ रेलेवेंट सॉल्यूशंस. तो फॉर एग्जांपल जब आप पहला एरिया अपना कवर करते हो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज का, मैं अभी आपको LMS दिखा भी देता हूं. जब आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज का एरिया देखा तो आप डायरेक्टली उसके बाद चले गए सोल्यूशन पे, पास्ट पेपर और उसके सॉल्यूशंस पे. फॉर एग्जांपल आपको 3 पास्ट पेपर्स यहां पे मिल गए ICAP के, 3-4 आप अपने ओन पे चेक कर सकते हो, एंड यू कैन आइदर चेक देम योरसेल्फ विद द सजेस्टेड आंसर, या फिर आप मेरे पास जा सकते हो एंड आई विल हैव देम चेक्ड. मैं किस तरह से चेक करूंगा? वी विल हैव पीरियोडिक वेबिनार्स. वेबिनार्स का मकसद क्या होगा आखिर? फॉर एग्जाम्पल दिस इज, आज हम लोग कहां पे खड़े हैं? 29 पे. फॉर एग्जाम्पल 1 Feb पे हमारा कोर्स शुरू होता है. आप एक्सेस लेते हैं ऑन 1 Feb. जब आपने एक्सेस लिया तो आपको 15 दिन का कंटेंट मिल जाएगा. 15 दिन आप एडवांस चल रहे होंगे, 15 डेज. 15 दिन में आपको फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 स्टैंडर्ड दे दिए. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया IAS 16, 36, 38, 40, 20. ठीक है, मैंने आपको ये स्टैंडर्ड्स दे दिए. इसके अलावा मैंने आपको कहा कि यार एक काम करो, IFRS 15 भी देख लो. 15 दिन में आपको क्या करना है? ये सारे आपको स्टैंडर्ड्स देखने हैं. आप वो एक दिन में बैठ के देखें या आप वो 15 दिन में बैठ के देखें, आपको देखने हैं. जब हमारा ये वेबिनार होगा उसमें आई विल टेक क्वेरीज ऑन दीज स्टैंडर्ड्स. और अगर किसी स्टूडेंट की कोई स्पेसिफिक क्वेरी होगी, फॉर एग्जांपल वो कहेगा सर मुझे अपना पास्ट पेपर चेक करवाना है, मैं उसको पास्ट पेपर भी चेक करके दे दूंगा. ठीक है, तो हम लोग इस तरह से कोर्स को लेके चल रहे होंगे. LMS के थ्रू कोर्स हो रहा होगा. LMS का एक्सेस कौन देगा? ताहिर से आप बात कर सकते हैं फॉर एक्सेस. वो आपको एक्सेस दे देगा. हम लोग अभी पूरे के पूरे LMS को रन थ्रू भी कर लेते हैं, सो यू विल गेट अ गुड आइडिया. अलोंग विथ ऑल दीज थिंग्स आपको क्या मिल रहा होगा? आपको 2 किताबचे मिल रहे होंगे. आपको 2 बुक्स मिल रही होंगी. द फर्स्ट बुक वुड बी स्टडी टेक्स्ट
sort of a book which is basically compilation. This is basically compilation specifically for MSA1. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, उसकी आपको डिटेल्स जाके पढ़नी है, आप यहां पे जाके देख सकते हैं। इसमें जो सबसे अच्छी चीज है ना, जो मेरी फेवरेट है, वो ये है कि हम लोग जो भी स्टैंडर्ड्स आपके पास एग्जामिनेबल है ना, उसकी मैंने समरीज इसमें डाल दी है। क्योंकि बच्चा ये कहता है कि सर आपने यहाँ पे 4-4.5 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड कर दी, मैं एग्जाम वाली रात को बैठ के कैसे रिवाइज करूंगा। सो हमने क्या किया है कि यहाँ पे समरीज डाल दी हैं, विच आर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हम लोगों ने वो डाल दिए ताकि आप एग्जाम वाली रात को भी स्टैंडर्ड को भी बैठ के स्टैंडर्ड्स रिवाइज कर सकें। तो यहाँ पे समरीज भी इंक्लूडेड है। यहाँ पे यू हैव कोड ऑफ एथिक्स, यहाँ पे यू हैव कॉर्पोरेट लॉज, आपके पास प्रोसीजर्स हैं, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स ऑन सर्टेन अकाउंट हेड्स, ऑडिट प्रोसीजर्स आपके पास अवेलेबल हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है विथ रिगार्ड्स टू मटीरियलिटी, आपके पास आईकैप के टेक्निकल आर्टिकल्स मौजूद हैं, आईकैप के और बाकी इंस्टीट्यूशंस के, आपके पास गाइडेंस अवेलेबल है ऑन रिपोर्टिंग फॉर एग्जांपल, और आपके पास कोविड की इंप्लीकेशन के ऊपर भी गाइडलाइंस अवेलेबल है विद इन दिस बुक। तो ये सारा का सारा मवाद मैंने क्या किया, मैंने एक जगह पे कंपाइल कर दिया ताकि एग्जाम में जब आप लोग जाएं, अगर बुक खोलने की बात भी है तो एक ही बुक खोलनी पड़े, 4-5 किताबें ना खोलनी पड़े। ठीक है जी। तो आपको एक ये बुक मिल रही होगी और दूसरी आपको कौन सी बुक मिल रही होगी, पास्ट पेपर की आपको किताब मिल रही होगी इसके अलावा, जिसमें सारे के सारे पास्ट पेपर्स एक जगह पे लगा दिए, ताकि हम लोग जब पास्ट पेपर्स कर रहे होंगे ड्यूरिंग दी सेशंस तो आपके पास एक ही रेफरेंस पॉइंट हो, यू डोंट हैव टू लुक एट मल्टीपल रेफरेंस पॉइंट्स। सारी बातें समझ आती हैं? जल्दी से एलएमएस को देख लें एक मर्तबा, उसके बाद छुट्टी करते हैं। सवाल पूछें। स्पेसिफिक एरियाज है। फॉर एग्जाम्पल जब तुम MSA1 का कोर्स, आज सब लोग एक काम करेंगे, MSA1 का सिलेबस जाके देखेंगे। MSA1 के सिलेबस में सेक्शंस जो बड़े स्पेसिफाइड हैं कि ये सेक्शंस एप्लीकेबल हैं, और एक पर्टिकुलर पोर्शन है जो कि है कॉर्पोरेट लॉज का, वो भी स्पेसिफाई हुआ है कि ये पोर्शन रेलेवेंट है। हम लोगों ने वो सारे रेलेवेंट पोर्शंस निकाल के किताब में डाल दिए। सही, तो तुम्हें पूरे के पूरे कॉर्पोरेट लॉज रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है, एग्जाम में कॉर्पोरेट लॉज की किताब लेके जाने की भी जरूरत नहीं है, वो बुक खोलोगे कॉर्पोरेट लॉज तुम्हारे सामने आ जाएंगे। ठीक है। सो जिंदगी मैंने अपने पर्सपेक्टिव से मैं जितनी आसान बना सकता था मैंने उतनी आसान बनाने की कोशिश की है। और कोई सवाल? वेबिनार्स में यू विल हैव ऑप्शन कि अगर आप फिजिकल आना चाहें आप फिजिकल आ सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन अटेंड करना चाहें तो आप ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। आई विल बी कंडक्टेड फ्रॉम हियर। ठीक है, तो उसमें आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होगा, और मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आप फिजिकली हैं वेबिनार में। ठीक है, वो एक क्लास हम लोग बना लेते हैं, इट वोंट बी अ वेबिनार देन। हम लोग जो इसमें मिलकर डिस्कस करेंगे एंड वील हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आपके पास्ट पेपर्स को हम लोग डिस्कस कर सकें। जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं उनको मैं आपको पर्सनलाइज कमेंट्स दे सकूं उन पे कि आखिर आप कहां पे मिस्टेक कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दैट वुड इंक्रीज योर चांसेस ऑफ पासिंग इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, वील डू दैट। अब अगर हम लोग जल्दी से LMS पे आ जाएं, तुम लोग के पास इंटरनेट है? तुम लोग मीटिंग ज्वाइन करो। लिंक दिया है ना इसने? उसके साथ देख लो। मोबाइल लैपटॉप से देखना।
So this is how the LMS looks like. आप लोग जब लॉग इन करेंगे आपके पास आपका रेलेवेंट कोर्स आ रहा होगा इन MSA लेवल. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फुल कोर्स. अब इस फुल कोर्स में आप देखें कि यहाँ पे सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए गए. ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये सारे स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने यहाँ पे कर दिए. और जब हम लोग ये स्टैंडर्ड्स डिस्कस कर रहे होंगे तो हम लोग साथ साथ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज जो हैं उनके ऊपर डिस्कशन करते जाएंगे. सो वंस वी आर डन विद दैट तो फिर हमारे पास लेक्चर्स आ जाते हैं ऑन ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिपोर्ट, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कॉर्पोरेट लॉज एंड क्वालिटी एंड एथिकल प्रोफेशनल इश्यूज. सो एग्जामिनेबल जो आइटम्स हैं या जो आपका जो कोर्स है उसका सिलेबस जो है वो यही टॉपिक्स हैं, उसमें यही टॉपिक्स हैं. If we dig into detail, for example, अगर मैं consolidation में चला जाऊं तो consolidation में you have these lectures और हर लेक्चर के नीचे जो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है उसको स्पेसिफाई कर दिया गया ताकि आपके लिए जिंदगी आसान हो जाए. There are some examples as well कि अगर कोई ये कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लेक्चर में क्या बात कर रहे हैं, there are specific easy examples for understanding perspective. ठीक है जी. और फिर अगर आप एंड में देखें तो यहां पे पास्ट पेपर आ गया इसका. सो यू विल सी कि हर टॉपिक के एंड में उसका रेलेवेंट पास्ट पेपर आ रहा है इफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक हैज बीन टेस्टेड बाय आईकैप. फॉर एग्जाम्पल IFRS 2 को अगर देखें तो IFRS 2 में भी इसी तरह से हम लोगों ने किया है दैट यू हैव ऑल दीज लेक्चर्स. और फिर हमारे पास उनके पास्ट पेपर्स आ गए. ठीक है, तो अगर किसी पास्ट पेपर पे फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करूं दिस इज बेसिकली रिकॉर्डेड इन HD क्वालिटी, लेकिन क्योंकि आपके पास थ्रू जूम आ रहा है इस वजह से इसकी क्वालिटी डिस्टॉर्ट हो रही है. अब यहां पे अगर आप देखें ऑन द राइट साइड इसके रेलेवेंट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं. सो कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने यहीं पे सॉल्व किए होंगे और जो मिसिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं एज होमवर्क. वंस यू सॉल्व दैट, थोड़ा क्लियर हो गया, वो क्लियर हो गया स्क्रीन. सो आपको जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो खुद करने हैं एंड वी कैन डिस्कस दोस क्वेश्चंस इन दी वेबिनार. तो इस तरह से हम लोग कोर्स को लेके चल रहे होंगे. किसी का कोई सवाल हो, अब कोई क्वेरी हो कि सर हम इफ देयर इज एनी कंसर्न और एनी क्वेरी ऑफ एनी टाइप, आई एम हैप्पी टू टेक दैट. अच्छा सर, आप LMS एक बार देखा था सर, पिछली अटेम्प्ट में वो ऑडिट रुक गया था लेकिन इरादा था कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स था. ठीक है, सर जब स्क्रीन शेयर करते हैं ना तो वो स्क्रीन का छोटी आ रही होती है, उसको देख लेंगे. समझा नहीं मैं. स्क्रीन शेयर करते हैं ना, कोई पास पेपर वगैरह आप सॉल्व सब करवा रहे होते हैं ना, तो लाइक वो स्प्लिट आ रहा होता है. ठीक है, हाफ बोर्ड आ रहा होता है, हाफ वो स्क्रीन आ रही होती है. रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने देखा था, वो थोड़ा सा सर उसको देख लीजिएगा. तुम ये कह रहे हो कि आधी स्क्रीन पे पास्ट पेपर आ रहा होता है. हाँ, वो पास्ट पेपर सिर्फ उस हद तक आएगा जिस हद तक मैं उसको रीड कर रहा हूँ. सही है. वंस आई हैव रेड द क्वेश्चन और उसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट बातें वो हाईलाइट कर ली, मैं उसको जो है वो मिनिमाइज कर दूंगा और मैं बोर्ड की तरफ अगर जा रहा हूँ तो वो बोर्ड पे जो है वो पूरा का पूरी फुल स्क्रीन पे आपके बोर्ड आ जाएगा. इसी तरह चल रहा है. कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा. या तो फिर ऐसा होगा
कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं उसको वर्ड फाइल में कर रहा हूँ तो मेरी शक्ल छोटी आ रही होगी और वर्ड फाइल सामने आ जाएगी जिसपे हम लोग उसको सॉल्व कर रहे होंगे, नहीं आएगा, नजर ही नहीं आएगा छोटी स्क्रीन में। दैट हैपेंस ऑन जूम एक्चुअली, दैट हैपेंस ऑन जूम। अगर आपने रिकॉर्डिंग जूम पे की हुई है तो जूम उसकी छोटी स्क्रीन साइड पे शो कर देगा। सिंस दीज लेक्चर्स हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड वाया जूम, ठीक है, ये इस कैमरा के थ्रू रिकॉर्ड हुए में, अकॉर्डिंगली ये प्रॉब्लम इनमें नहीं आएगी। ठीक है, एनी अदर क्वेरी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ऑल क्लियर, ऑल गुड? चलें जी, जबरदस्त। अब अगर कोई क्वेरी नहीं है तो हम लोग अपना आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई जहन में कोई बात आए, कोई सवाल आए, कोई क्वेरी आए, सो ऑल ऑफ यू आई बिलीव आर विद इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। आप एक काम करेंगे तो आप क्वेरीज तो आप ग्रुप पे अपनी पूछ सकते हैं, लेकिन बिसाइड योर क्वेरीज अगर आपको एक्सेस चाहिए तो आप ताहिर से कोऑर्डिनेट कर लें, ताहिर से आप एक डेमो रन ले लें पहले, ठीक है, एक डेमो ले लें ताकि यू गेट अ फीलर कि एलएमएस किस तरह से चल रहा है, व्हाट आर द फंक्शनैलिटीज एंड एवरीथिंग, एंड वंस यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ तो आप फुल लेक्चर्स की तरफ जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके जितने भी दोस्त हैं जिनका MSc 1 का अटेम्प्ट बन रहा है, आई वुड एडवाइस यू कि उनको भी रिकमेंड करें कि जो है वो एटलीस्ट डेमो वर्जन आके लें उसका और देखें। डेमो लेने में कोई बुराई नहीं है ना, एक आध टॉपिक अगर आप देख लेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, एक आध टॉपिक लें, क्योंकि व्हाट इज हैपनिंग इज कि काफ़ी सारी स्टूडेंट्स को इस टाइम पे ये मिसकंसेप्शन है कि यार MSc 1 FR और ऑडिट का एक कॉम्बिनेशन ही तो है, तो हम लोगों ने CFAP 1 भी पास किया हुआ है, CFAP 6 भी पास किया हुआ है, तो हम लोग आराम से पास कर लेंगे। इफ़ यू रीड एट ICAP एग्जामिनर कमेंट्स, तो ICAP के एग्जामिनर ने ये बात कैटेगोरिकली कही हुई है कि MSc 1 का पर्चा अब ईजी, पिछले अटेम्प्ट में ईजी इसीलिए आ रहा था क्योंकि इट वॉज अ रिलेटिवली न्यू पेपर, और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है उसमें कॉम्प्रिहेंसिव केसेस डाले जाएंगे जो कि रिलेटिवली मुश्किल होंगे। सो अगर आपके पास एक चांस है पहले अटेम्प्ट में पास करने का, सो व्हाई आर यू वेस्टिंग दैट चांस, डज नॉट मेक सेंस। ठीक है, अब एग्जाम की फी भी हमारे जमाने वाली नहीं रही कि बहुत कम हो, दे चार्ज यू कंसिडरेबल अमाउंट फॉर द एग्जाम एज वेल। So if you have chance of passing in the first go, I believe personal recommendation मेरी ये होगी, भाइयों वाला मशवरा ये होगा that at least you take the demo version and decide for yourselves. So please pass on this message to your colleagues as well. On this note, we conclude our session for today. कोई query हो, कोई सवाल हो तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। I'm also available for the next 5 minutes over here. तो यहाँ पे भी कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। To everyone else, Allah Hafiz, take care of yourselves and your families. इंशाल्लाह वेबिनार में मुलाकात होगी।